चैप्टर 9 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन हम कर चुके हैं। इसके इंटेक्स क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस ए नेट जीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स, इज इट पॉसिबल फॉर द ऑब्जेक्ट टू बी ट्रैवलिंग विद ए नॉन जीरो वेलोसिटी? इफ यस, स्टेट द कंडीशन दैट मस्ट बी प्लेस ऑन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। इफ नो, प्रोवाइडेड ए रीजन। तो हमें बोला है कि एक ऑब्जेक्ट है जिस पर कोई भी अनबैलेंस फोर्स नहीं लग रही। जीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स यानी कि कोई भी, जीरो का मतलब क्या हो गया, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही है। ठीक है। इज इट पॉसिबल फॉर द ऑब्जेक्ट टू बी ट्रैवलिंग विद ए नॉन जीरो वेलोसिटी? तो क्या ये पॉसिबल होगा उस ऑब्जेक्ट के साथ कि वो ऑब्जेक्ट जो है किसी वेलोसिटी के साथ ट्रैवल करे? नॉन जीरो वेलोसिटी मतलब जीरो ना हो उसकी वेलोसिटी, कुछ ना कुछ हो, उस वेलोसिटी के साथ वो ऑब्जेक्ट ट्रैवल करे। इफ़ यस, अगर आपका आंसर यस है, देन स्टेट द कंडीशन दैट मस्ट बी प्लेस ऑन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। तो वो कंडीशन बताओ जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पर अप्लाइड होंगी वेलोसिटी की। ठीक है, वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पे कौन कौन सी कंडीशन फिर होनी चाहिए। इफ़ नो, अगर आपका आंसर नहीं है तो प्रोवाइड ए रीज़न, तो उसका रीज़न दो। तो सबसे पहले हमारा आंसर यस है। अगर एक ऑब्जेक्ट जिस पे कोई भी अनबैलेंस फोर्स नहीं लग रही है उसके बाद भी वो नॉन जीरो वेलोसिटी के साथ ट्रैवल कर सकता है। ठीक है। यस, इफ एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस ए नेट जीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स, इट इज़ पॉसिबल फॉर द ऑब्जेक्ट टू बी ट्रैवलिंग विद ए नॉन जीरो वेलोसिटी। अब इसके लिए कौन कौन सी कंडीशन होंगी वो देखिए। द फॉलोइंग कंडीशन मस्ट बी प्लेस ऑन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। सबसे पहले कि वो ऑब्जेक्ट ऑलरेडी यूनिफॉर्म स्पीड के साथ स्ट्रेट लाइन पाथ पर ट्रैवल कर रहा हो। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट है वो ऑलरेडी मोशन में होना चाहिए, यूनिफॉर्म मोशन में, और कैसे, एक स्ट्रेट लाइन पाथ पे। ठीक है। देयर शुड बी नो चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड, स्पीड में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी नो चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है, मोशन में मतलब किसी भी तरह डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। फ्रिक्शन बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द ग्राउंड मस्ट बी जीरो। फ्रिक्शनल फोर्स जो है ऑब्जेक्ट और ग्राउंड के बीच में वो जीरो होनी चाहिए, यानी कि कोई भी फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होनी चाहिए। एंड द एयर रेजिस्टेंस ऑन द मूविंग ऑब्जेक्ट मस्ट ऑल्सो बी जीरो, और कोई भी एयर रेजिस्टेंस भी नहीं होना चाहिए। अगर ये सब कंडीशन है तो ये पॉसिबल है कि एक ऑब्जेक्ट जिसपे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही है उसके बाद भी वो ट्रैवल कर सकता है, ट्रैवल करता रहेगा नॉन जीरो वेलोसिटी के साथ। ये कहाँ से लिया है, ये किस बेस पर है ये आंसर? ये हमारा न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बेस पर है, जिस पे बोला गया है कि एक ऑब्जेक्ट जब मोशन में होता है, इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन देन इट विल रिमेन इन मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है, विद यूनिफॉर्म स्पीड अनटिल और अनलेस सम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट। ठीक है, इसी बेस पर ये हमारा आंसर है। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हेन ए कारपेट इज बीटन विद अ स्टिक डस्ट कम आउट ऑफ इट, एक्सप्लेन। जब एक कारपेट को हम स्टिक से बीट करते हैं तो डस्ट जो है वो बाहर आता है, क्यों आता है? देखिए व्हेन ए हैंगिंग कारपेट इज बीटन विद अ स्टिक, जब एक कारपेट को हम एक स्टिक से बीट करते हैं, देन द फोर्स ऑफ स्टिक मेक्स द कारपेट मूव टू एंड फ्रो स्लाइटली। तो जो फोर्स लगती है स्टिक से, जो कारपेट पे फोर्स लगती है उसके कारण कारपेट जो है आगे पीछे, धीरे धीरे आगे पीछे मूव करता है। बट द डस्ट पार्टिकल इन इट टेंड टू रिमेन एट रेस्ट ड्यू टू देयर इनर्शिया। लेकिन जो डस्ट पार्टिकल है वो रेस्ट पर ही होंगे अपने इनर्शिया के कारण। कौन सा इनर्शिया? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। उसके कारण वो रेस्ट पर ही रहेंगे एंड हेंस कम आउट ऑफ इट। तो कारपेट तो आगे पीछे मूव करेगा लेकिन डस्ट पार्टिकल अपने रेस्ट पर ही रहेंगे, तो रेस्ट पर रहेंगे तो वो उससे डिटैच होके नीचे गिर जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई इट इज एडवाइज टू टाई एनी लगेज कैप्ट ऑन द रूफ ऑफ अ बस विद ए रोप। अगर गाड़ी के ऊपर, बस के छत पर लगेज रखा जाता है तो क्यों कहा जाता है कि ये एडवाइस क्यों दी जाती है कि उसको टाई करना है किसी रोप के साथ? रोप मतलब रस्सी के साथ उसे बांधना जरूरी होता है। क्यों? इट इज़ एडवाइज टू टाई एनी लगेज कैप्ट ऑन द रूफ ऑफ अ बस विद ए रोप बिकॉज, तो इसका रीज़न क्या है? इफ़ द बस स्टार्ट्स मूविंग सडनली, अगर कोई बस सडनली मूव करना स्टार्ट करती है, देन ड्यू टू इट्स इनर्शिया ऑफ रेस्ट, तो लगेज क्या है? रेस्ट पर है। ठीक है। द लगेज कैप्ट ऑन द रूफ ऑफ द बस टेंड टू रिमेन एट रेस्ट, तो अपने इनर्शिया के कारण वो जो लगेज है वो क्या रहेगा? रेस्ट पर ही रहेगा जो रूफ पर रखा है, एंड हेंस मे फॉल डाउन फ्रॉम द रूफ ऑफ द बस। तो बस तो मोशन में आ गई,
स्टार्ट हुई मोशन में हो गई, लेकिन लगेज अपने इनर्शिया के कारण, इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण किस पे रहेगा, रेस्ट पर ही रहेगा, ठीक है, और वो इस तरह से बस के रूफ से नीचे गिर सकता है। इसी तरह से इफ़ द बस स्टॉप सडनली, अगर बस स्टॉप हो जाए सडनली, देन ड्यू टू इट्स इनर्शिया ऑफ मोशन, अब जो रूफ पर जो लगेज है वो अगर बस मोशन में थी तो लगेज भी मोशन में ही था, लेकिन बस स्टॉप हो गई, लेकिन अपने इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण लगेज जो है वो जो बस पे रखा है वो किस पे रहेगा, वो मोशन में ही रहेगा, एंड हेंस मे फॉल डाउन फ्रॉम द रूफ ऑफ द बस, और इस केस में भी वो रूफ से, बस के रूफ से नीचे गिर सकता है। इफ़ द लगेज आइटम्स आर टाइड विद अ रोप, लेकिन अगर हम रोप के साथ एक लगेज को बांध दें, दे कैन नॉट फॉल डाउन, तो वो नीचे नहीं गिरेंगे व्हेन द बस स्टार्ट सडनली और स्टॉप सडनली, तब जब बस तुरंत या तो स्टार्ट होगी या स्टॉप होगी, तो इस केस में, दोनों ही केस में लगेज जो है नीचे नहीं गिरेंगे। फोर्थ क्वेश्चन, अ बैट्समैन हिट्स अ क्रिकेट बॉल विच देन रोल्स ऑन ए लेवल ग्राउंड, आफ्टर कवरिंग ए शॉर्ट डिस्टेंस द बॉल कम्स टू रेस्ट। तो एक बैट्समैन एक क्रिकेट बॉल को हिट्स करता है, तो वो एक लेवल ग्राउंड पे रोल करती है, फिर एक शॉर्ट डिस्टेंस कवर करने के बाद जो बॉल है वो रेस्ट पर आ जाती है। द बॉल स्लोज टू ए स्टॉप बिकॉज, तो बॉल जो है वो स्टॉप हो गई किस कारण से, तो देखिए जो बॉल जो है वो स्टॉप क्यों होगी, इन चारों में से हमें सही ऑप्शन जो है वो बताना है। तो करेक्ट ऑप्शन सी है, देयर इज़ ए फोर्स ऑन द बॉल अपोजिंग द मोशन, एक फोर्स है जो बॉल के मोशन का अपोज कर रही है, उसके कारण जो बॉल है वो स्टॉप हो जाती है, और वो कौन सी फोर्स होती है, फ्रिक्शनल फोर्स और एयर रेजिस्टेंस, है ना। तो बॉल, फ्रिक्शनल फोर्स और एयर रेजिस्टेंस जो है वो बॉल के जो मोशन है उसको अपोज करती है और उसको स्टॉप कर देती है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन, अ ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड रोल्स डाउन अ हिल विद ए कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन, इट ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर इन 20 सेकेंड, फाइंड इट एक्सेलरेशन, फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट इफ इट्स मास इज 7 टन, 1 टन 1000 kg के इक्वल होता है, ये हमें बताया है। तो देखिए एक ट्रक जो है स्टार्ट होता है रेस्ट से, तो रेस्ट से स्टार्ट होता है, तो मैंने बताया है आपको जब कोई भी चीज़ स्टार्ट होती है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी जिसको हम यू से शो करते हैं वो क्या होती है, 0, ठीक है। और फिर आगे बोला है इट ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, कितना डिस्टेंस उसने कवर्ड किया, उसको हम शो करते हैं एस से, ये कितना है 400 मीटर, कितने टाइम में, 20 सेकेंड, तो टाइम हमें गिवन है 20 सेकेंड। तो सबसे पहले क्वेश्चन में से जो जो चीज़ें हमें गिवन है ना वो लिख लो, हमें एक्सेलरेशन निकालना है, हमारे पास यू है, एस है, टी है, और हमें ए फाइंड करना है पहले। तो हम कौन सी इक्वेशन यूज़ करेंगे, हम एक सेकेंड इक्वेशन जो है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये यूज़ करेंगे क्योंकि हमारे पास एस है, यू है, टी है, ए मिसिंग है, ठीक है। इसके लिए हम ये वाली इक्वेशन यूज़ करते हैं पहले। तो डिस्टेंस ट्रेवल है 400, यू है 0, टाइम है 20 सेकेंड, प्लस हाफ ए हमें फाइंड करना है, टाइम है 20, 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 20 इंटू 20, तो 400 इज इक्वल टू, ये पूरा 0 हो गया, ठीक है। इसको कट किया तो यहाँ गया 10, 10 इंटू 20 200 ए, तो 200 ए इज इक्वल टू 400, तो ए इज इक्वल टू 400 अपॉन 200, कितना आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। एक्सेलरेशन आ गया हमारे पास। आगे हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट इफ इट्स मास इज 7 टन। तो पहले हम मास लिख लेते हैं, मास हमें दे रखा है 7 टन, 1 टन में 1000 kg होते हैं, तो हम इसको kg में बदलेंगे, ठीक है, क्योंकि फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, और मास किस में होना चाहिए, kg में होना चाहिए। तो 7 इंटू 1000, तो 7 टन मतलब 7000 kg, मास को हमने kg में चेंज कर लिया। फोर्स
जिसे हम F से शो करते हैं, क्या होती है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स इज इक्वल टू 7000 मल्टीप्लाई टू 14,000, ठीक है, 14,000 न्यूटन। तो फोर्स जो ट्रक पर लग रही है वो कितनी है, 14,000 न्यूटन।